Hello and welcome. I am Mohammad Zakaria, assistant teacher at Use National High School for Boys and Junior College, Nasik. And today in this lecture, we will learn the third chapter of Geography Standard 12, that is Human Settlement and Land Use. So let's begin. Human settlement and land use. Man, being a social animal, likes to live in a groups. सो जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है और उसे एक ग्रुप में रहना पसंद है. फर्दर सोशल बॉन्डिंग एंड सोशल नीड्स आर डेवलप. ड्यू टू द सोशल नीड्स many people come together at a particular place and construct houses in a particular way which is known as सेटलमेंट. सो मैन जो एक सोशल एनिमल है और उसे एक ग्रुप में रहना पसंद है और उनकी एक सोशल बॉन्डिंग रहती है. उन्हें अपने जो लोग होते हैं करीबी उनके साथ रहना उन्हें पसंद रहता है और उनकी जो सोशल नीड्स रहती है वो फुलफिल होती है उसकी वजह से. तो अपनी सोशल नीड्स की वजह से मैन जो है वो एक साथ रहना पसंद करता है और इसलिए वो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहता है और वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट करता है और उसे हम सेटलमेंट कहते हैं, विच इज नोन एज सेटलमेंट. सो जहाँ पर मैन जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन हैबिटेट इज इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट. दिस में रेंज फ्रॉम वन हाउस टू ए सिटी. जो ह्यूमन हैबिटेट है जहाँ पर इंसान रहता है उसे हम सेटलमेंट कहते हैं. तो सेटलमेंट का मतलब जो है वो एक घर भी हो सकता है, सिंगल हाउस भी हो सकता है. अगर किसी एरिया के अंदर सिर्फ एक ही हाउस है मौजूद तो वो भी ह्यूमन सेटलमेंट कहलाएंगी. और जो बड़ी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पर हाउसेस रहते हैं, तो वो भी एक ह्यूमन सेटलमेंट ही होती है. तो वो ह्यूमन सेटलमेंट की कोई उसका एरिया फिक्स नहीं है, वो बिल्कुल एक स्मॉल स्केल से मीन्स सिंगल हाउस से सो लार्जर जो सिटी रहती है उसे भी हम सेटलमेंट कहते हैं. इट शोज दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल आर यूजिंग सम टेरिटरी टू बिल्ड हाउसेस. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन सेटलमेंट वो रिप्रेजेंट करता है कि कुछ लोग जो है मिलकर एक साथ कोई एरिया का यूज कर रहे हैं, कोई टेरिटरी को यूज कर रहे हैं हाउस बनाने के लिए, बिल्ड हाउसेस एज वेल एज फॉर देयर इकोनॉमिक सपोर्ट. तो वहाँ पर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई, देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई. तो वहाँ पर अलग अलग वो इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन जो है वो करते हैं उस एरिया के अंदर और वहाँ पर वो रहते हैं. मैन स्टेज हियर, वो वहाँ पर रहता है, लिव्स एंड कैरीज आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वहाँ पे अलग अलग टाइप की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है. वी ऑल लिव इन ए क्लस्टर ऑफ हाउसेस. तो हम एक क्लस्टर के अंदर रहते हैं, एक घरों के झुरमुट के बीच में हम रहते हैं. यू मे कॉल इट ए विलेज, ए टाउन और ए सिटी. ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो जो विलेज होते हैं या फिर एक सिंगल हाउस क्यों ना हो वो भी एक ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है, या फिर विलेज भी हम उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर रिप्रेजेंट है विलेज के, तो ये भी एक ह्यूमन सेटलमेंट है एग्जाम्पल उसका. देन जो लार्जर सिटीज रहती है, बड़े शहर रहते हैं, वो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स का ही एक एग्जाम्पल है. तो इसमें कोई एरिया की बॉन्डिंग नहीं है कि बड़ा एरिया रहेगा तो उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे, ऐसा नहीं है. बल्कि एक छोटा सा एरिया, सिंगल हाउस या छोटे मोटे 10-12 घर भी अगर वहाँ पर है प्रेजेंट तो हम उसे भी सेटलमेंट कह सकते हैं, जहाँ पर हाउसेस मौजूद हो और इंसान वहाँ पर रहते हो. ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज. तो ये इमेज जो है ये बिगिनिंग में दी गई है इस लेसन के टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें जो अलग अलग लैंड फीचर्स है इस इमेज में रिप्रेजेंट किए गए और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए और वहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे गए, यहाँ पर A, B, C, D एंड E. तो इस इमेज के रिलेटेड
क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए इसके नीचे, तो हमें उसके कुछ आंसर जो है इस इमेज को देखकर सर्च करने हैं और उसके आंसर हमें देना है यहाँ पर इस इमेज से। ऑब्जर्व फिगर 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वेयर आर ह्यूमन सेटलमेंट्स लाइकली टू डेवलप? A, B, C, D और E एंड Y। तो जो पॉइंट्स दिए गए इमेज के अंदर A, B, C, D, E, तो इन पॉइंट्स के अंदर कहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो डेवलप हो सकती है, कहाँ पर इंसान जो है वह अपने घर बना सकता है, हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर सकता है और वहाँ पर वो रह सकता है। तो उसका आंसर अगर हम देखें तो वो है सी जो पॉइंट है, और डी क्यों है वो, तो सी एट फुट हिल्स ऑफ माउंटेन एंड वहां पर फ्लैट सरफेस है। अगर हम सी देखें यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर ये बिल्कुल माउंटेन के फुट हिल पर है, पहाड़ के निचले इलाके में मौजूद है, और जो सरफेस है यहाँ पर बिल्कुल एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस यहाँ पर मौजूद है। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस यहाँ पर जो है वो आसानी से किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप हो सकती है सी पॉइंट पर। देन द डी एट फ्लड प्लेन रीजन, सो डी जो है वो यहाँ पर है, तो डी का भी अगर हम एरिया देखें ये भी बिल्कुल फ्लैट सरफेस रीजन है, यहाँ पर पानी के करीब में मौजूद है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है वेरियस काइंड्स की, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इज आल्सो इजी, रेलवेज रोडवेज आल्सो डेवलप इन द फ्लैट रीजन। सो इन सब वजूहत की बिना पर यहाँ पर इंसान जो है ह्यूमन सेटलमेंट और अपने जो हाउसेस है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर उसका कर सकता है, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो सकती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है सी एंड डी, इन दोनों प्लेसेस पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन, इन द अबव फिगर इन विच प्लेस ह्यूमन सेटलमेंट इज नॉट लाइकली टू डेवलप एंड वाई? सो इमेज के अंदर ऐसे कौन से प्लेसेस है, कौन से पॉइंट्स है जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, और उसका रीजन भी देना हमें क्यों। सो आंसर है ए एट माउंटेनियस रीजन, हाई एल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर। हम ए देखे यहाँ पर पॉइंट, तो ये बिल्कुल माउंटेनियस रीजन के ऊपर है, यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हाइट की वजह से जो एल्टीट्यूड बहुत हाई है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर भी इंसान रहना पसंद नहीं करते, तो माउंटेन के ऊपर एक तो उसके बाद यहाँ की जो सॉइल है वो अनफर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है। स्नो कवर एरिया यहाँ पर बर्फीला इलाका है। देन टेम्परेचर इज वेरी लो बिकॉज द हाई एल्टीट्यूड, जितनी हाइट ज़्यादा रहती है एरिया की उतना टेम्परेचर उस एरिया का लो रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, अनफर्टाइल सॉइल है, हाई एल्टीट्यूड है, सो इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट ए प्लेस पर, ए पॉइंट पर डेवलप नहीं हो सकती। देन बी एट स्टीप स्लोप एंड फॉरेस्ट कवर एरिया। सो बी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर है बी, तो यहाँ पर क्या है, स्टीप स्लोप है, जो माउंटेन का स्लोप है, यहाँ पर हमें स्टीप स्लोप है माउंटेन का, तो यहाँ पर स्टीप स्लोप होने की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इज डिफिकल्ट। देन रोडवेज रेलवेज यहाँ पर जो है उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देन यहाँ पर जो है ये एरिया फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो ऐसे एरिया में भी इंसान जो है वो रहना पसंद नहीं करता है, तो ये अनफेवरेबल यहाँ पर फीचर्स मौजूद है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो बी ए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप नहीं हो सकती। देन ई एट फ्लड एरियाज एंड फॉरेस्ट कवर एरिया। सो अगर हम ई देखें जो यहाँ पर है, तो ई यहाँ पर भी ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड के चांसेस रहेंगे, तो फ्लडिंग के चांसेस की वजह से यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। उसके अलावा यहाँ पर पूरा ये फॉरेस्ट कवर एरिया उसके सराउंड में, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर एरिया होने की वजह से भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है। तो इस बिना पर यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है ए बी और ई
ये जो पॉइंट्स है, ये जो प्लेसेस है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकती है। देन थर्ड क्वेश्चन, लुकिंग एट फिगर अबव, what factors do you think could contribute to the development of human settlements? तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए? तो उसमें फिजिकल फैक्टर है आंसर। तो जितने भी यहाँ पे हमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं इमेज के अंदर, ये सब फिजिकल फैक्टर्स है। यहाँ पर कोई मैन मेड थिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, सब नेचुरल थिंग है, नेचुरल फिनोमिनोस है। यहाँ पर माउंटेन है, देन प्लेन है, रिवर है। सो ये सब यहाँ पर हमें इमेज के अंदर फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर यहाँ पर है रिलीफ। रिलीफ मीन्स जमीन की बनावट किस तरह से है, वो उसकी ऊंचाई, ये सब उसमें दिखाया जाता है। लाइक माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यूज रिलीफ के अंदर ये आते हैं। उसके बाद जो अगर माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप नहीं होंगी। प्लेट्यूज एंड प्लेन रीजन पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप होती है। उसके बाद एल्टीट्यूड है, यानी कि ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप नहीं होती है। उसके बाद है सॉइल, तो सॉइल में भी जहाँ पर फर्टाइल सॉइल रहेंगी वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप होती है। अनफर्टाइल सॉइल के एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप नहीं होती है। देन क्लाइमेट भी इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट। ड्रेनेज, ड्रेनेज मीन्स रिवर, देन पॉन्ड, लेक। सो ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट में। ग्राउंड वाटर लेवल, सो जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा ज़मीन के अंदर का, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप आसानी से हो सकती है। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ये बहुत ही एक अहम फैक्टर है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। देन फोर्थ क्वेश्चन, कैन इकोनॉमिक फैक्टर्स be important along with physical factors for the development of human settlements? आंसर है उसका यस। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाएंगी वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो आसानी से रहती है, और उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। नंबर 5, डू फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स? क्या फिजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ह्यूमन सेटलमेंट में? तो ये आंसर है उसका यस, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सब किस पे डिपेंड रहती है? अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी उस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद रहते हैं, जो मैन है उसका यूज करता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर उस एरिया में फर्टाइल सॉइल है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेगा, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डेवलप होंगी। अगर उस एरिया में मिनरल्स पाई जाती है तो मिनरल्स की वजह से वहाँ पर माइनिंग जो है ऑक्यूपेशन डेवलप होगा। देन अगर वहाँ पर दूसरे रिसोर्सेस मौजूद हो, फॉर एग्जांपल माइनिंग की वजह से वहाँ पर फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो फिजिकल फैक्टर्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया की। नंबर 6, मेक ए लिस्ट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट इन एन एरिया। सो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट को डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करनी है। तो आंसर उसका फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल फिनोमिना आ गया और सब उसके अंदर। उसके अलावा है कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो आगे देखेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो
फिजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है किसी भी एरिया की जो ह्यूमन सेटलमेंट रहती है उसे अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर डेवलप हो सकती है या नहीं, ये सब जो है फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड रहता है, कल्चरल फैक्टर देन इकोनॉमिक फैक्टर, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो फर्स्ट फिजिकल फैक्टर। सो फिजिकल फैक्टर में जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो इंक्लूड होते हैं, सच एज रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रिलीफ फीचर्स है, सरफेस कैसा है जमीन का, वो उसमें हम देखते हैं। तो जो सरफेस रहता है वो एक जैसा नहीं, वो अनइवन है। जो रिलीफ फीचर्स है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज अनइवन। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, तो कहीं पर प्लेन रीजन है। तो माउंटेनियस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बहुत कम डेवलप होती है, प्लेट्यू रीजन में ये मॉडरेट टाइप की पाई जाती है, और प्लेन एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये रिलीफ फीचर्स भी जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट पर अफेक्ट करते हैं। देन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स बुलंदी, ऊंचाई। सो जो ऊंचाई वाले इलाके रहते हैं हाई अल्टीट्यूड के, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट कम दिखाई देती है। मिडल एंड लोअर एरियाज में जो एमएसएल है, एमएसएल मीन्स मीन सी लेवल, जो समंदर से ऊंचाई रहती है, ऊंचाई पर इलाके मौजूद रहते हैं। तो उसमें जो मिडल एरियाज रहते हैं एंड लोअर एरियाज रहते हैं, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। नंबर 3 सॉइल। सो सॉइल भी एक अहम फैक्टर है, जिसमें फर्टाइल सॉइल। तो जहाँ पर फर्टाइल सॉइल रहती है, तो फर्टाइल सॉइल जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस एरिया के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। और एरिड और जो सैंडी सॉइल रहती है, रेतीली मिट्टी और बंजर मिट्टी, अनफर्टाइल सॉइल, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है, उसका डेवलपमेंट बहुत कम होता है एरिड एंड सैंडी ऑयल सॉइल वाले एरियाज में। देन क्लाइमेट। नंबर 4 हार्श क्लाइमेटिक रीजन इज अनफेवरेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है वो अनफेवरेबल रहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट में। उसके अलावा जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, तो ऐसे एरिया में ये बहुत ही इंकरेज करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट के अंदर, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है मॉडरेट एरिया के अंदर। देन ड्रेनेज। तो ड्रेनेज अगर देखें हम, तो ये बहुत ही सबसे अहम पॉइंट है। अगर हम एशियन टाइम से देखें अगर, तो जितने भी सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वो सब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के पास होती थी। जहाँ पर पानी पाया जाता था वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो इंसान वो बसाते थे, वहाँ पर अपने घर, अपने मकानात जो है वो बनाया करते थे। अगर हम ओल्ड सिविलाइजेशन देखिए, नीचे भी यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहती है, वहाँ पर हाउसेस सिचुएटेड रहते हैं अलोंग द वाटर सोर्सेस। तो उसके एग्जाम्पल अगर हम देखिए ओल्ड सिविलाइजेशन में, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप हुई थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी डेवलपमेंट उसका वो था नाइल रिवर के करीब में वो डेवलप हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये 2 रिवर के बीच में यह सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, टेग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर। तो यहाँ पर ये मेसोपोटामिया ओल्ड सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। देन द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, इट इज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो जितने भी ओल्ड सिविलाइजेशन है वो सारे के सारे जो है जहाँ पर वाटर सोर्स पाया जाता था, रिवर्स हो गया, तो उसके आसपास ही लोग आकर रहते थे, वहाँ से उन्हें पानी जो थी वो अवेलेबल होता था। तो इसलिए ड्रेनेज ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है। बहुत सारे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट जो है वो रिवर्स के पास हुआ है। उसके बाद अगर देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो है लेक्स, पॉन्ड्स। तो जहाँ पर लेक्स और पॉन्ड्स भी पाए जाते हैं उन एरिया में भी ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप होती है। नंबर 6 ग्राउंड वाटर लेवल। तो जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पाया जाता है, वहाँ पर भी ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर ट्यूबवेल्स पाई जाती है, बोरिंग होती है, तो उन एरिया से वहाँ पर पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डेवलप होती है। जो भी उनकी नीड्स होती है वाटर की, वो ट्यूबवेल्स और बोरिंग से फुलफिल होती है, चाहे वो
ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए उन्हें वाटर लगे या इंडस्ट्रियल वर्क में उन्हें वाटर लगे, सारा जो है पानी उन्हें ट्यूबवेल और बोरिंग से उन्हें मिल जाता है और यहाँ पे उनकी जो वाटर की नीड रहती है वो फुलफिल हो जाती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं जो किसी भी सेटलमेंट के डेवलपमेंट में बहुत ही अहम होते हैं। आफ्टर दैट सेकंड फैक्टर दिस इज द सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर में जो मेन फैक्टर है वो है डिफेंस। डिफेंस लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट इन द पास्ट, एरियाज वेर कॉन्कर्ड और अटैक्ड फ्रीक्वेंटली बाय द आउटसाइडर। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे एरिया में जो आउटसाइडर थे वो किसी भी एरिया पर अटैक करते थे, वहाँ पर एरिया में उसे लूट लेते थे या कब्जा कर लेते उस एरिया के ऊपर, कॉन्कर्ड कर लेते थे उस एरिया को और अपनी वहाँ पर रूल उनका होता था। तो इस तरह से आउटसाइडर अटैकर से बचने के लिए जो लोग थे उन्होंने फिर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से एक साथ मिलकर रहना शुरू किया और इस तरह से जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मीन्स कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, बहुत सारे जो हाउसेस रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, एक साथ बहुत सारे नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर पाए जाते हैं एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब। तो लोगों ने एक साथ आकर एक जगह पर रहना शुरू किया ताकि वो आसानी से जो आउटसाइडर अटैकर्स है उनका यहाँ पर सामना करे। इससे उनकी नंबर भी बढ़ जाती थी लोगों की एक साथ रहने। अगर वो अलग अलग रहते ज़्यादा डिस्टेंस पे तो उन पर अटैक करके उन्हें आसानी से उन्हें डिफीट किया जा सकता था। लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर रहे एक जगह पर तो हम किसी भी आउटसाइडर का जो है आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और अपना डिफेंस वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी तरह से डिफेंस ने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया यहाँ पर सोशल फैक्टर में ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। तो ये सब सोशल फैक्टर्स के पॉइंट है डिफेंस। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो उसमें है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कोई भी एरिया की जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो डेवलप हो सकती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर है, आर कैरिड ऑन इन विलेज, टाउन एंड सिटी। तो जिन एरियाज के अंदर ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो जिन एरियाज में, जिन विलेज या टाउन या सिटी में ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर की जाती हो तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये एक अहम इसमें पॉइंट है। वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर जो है पीपल वो परफॉर्म करते हैं और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर वो उन्हें मिलती है। तो जिसकी वजह से वो उस एरिया में रहते हैं, जहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी वो उसी एरिया में बसते हैं और वहीं पर अपने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहीं पर उसकी डेवलपमेंट होती है सेटलमेंट की। द न्यू पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। सो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइप refers to a category of thing showing some common features। तो टाइप का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनमें चीज़ों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी रहती है, कुछ कॉमन चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है, तो उसे हम टाइप कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ के अंदर अगर कुछ सेम फीचर्स मौजूद हो, कॉमन फीचर्स मौजूद हो, तो हम उसे टाइप कहते हैं। तो जो सेटलमेंट की टाइप है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, तो उसमें जो सिमिलैरिटी दिखाई गई है तो वो है स्पेसिंग बिटवीन द हाउसेस। तो जो टाइप की गई है, जो कैटेगरी बनाई गई है ह्यूमन सेटलमेंट की, वो है कॉमन फीचर उनमें रहता है स्पेसिंग बिटवीन द हाउसेस। तो जो डिस्टेंस रहता है हाउसों के घर के दरमियान बिटवीन द टू हाउसेस वो इसमें एक जैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस है, देन ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो इसमें जो डिस्टेंस है ये इवन है, सेम डिस्टेंस है। जो जितने भी हाउसेस है यहाँ पर बिल्कुल एक इवन डिस्टेंस के ऊपर ये मौजूद है। तो ये एक सिमिलर फैक्टर रहता है ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर।
तो कहीं पर ये बिल्कुल सिमिलर नहीं रहते, कभी कभी बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब भी ये पाए जाते हैं, कोई उसमें कॉमन फीचर नहीं रहता है कभी कभार। तो इस तरह से अगर उनके डिस्टेंस सेम हो, हाउसेस के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल एक जैसा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हाउसेस की टाइप जो है वो यहाँ पर बनाई है, उसे कैटेगराइज किया है स्पेसिंग बिटवीन द हाउसेस। सो स्पेस की बुनियाद पर जो टाइप्स है ह्यूमन सेटलमेंट की वो है 4 टाइप्स है। सेटलमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स की ह्यूमन सेटलमेंट है। नंबर 1 है कॉम्पैक्ट और क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सेकंड सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट। थर्ड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एंड नंबर 4 आइसोलेटेड सेटलमेंट। सो नंबर 1 compact or cluster or nucleated settlement. These settlements are those in which large number of houses are built very close to each other. तो जो compact settlement रहती है उसके अंदर जो houses रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत close रहते हैं, एक दूसरे से बहुत नज़दीक रहते हैं, एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं। तो इसे हम कॉम्पैक्ट और क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। इनमें मेन जो है डिस्टेंस बहुत कम रहता है, हाउस के दरमियान फासला बहुत कम पाया जाता है। हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये मेन फैक्टर है इसमें। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेस। जो रिवर वैलीज है और जो फर्टाइल सॉइल के एरिया रहते हैं तो उन एरियाज के अंदर मोस्टली जो है वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा प्लेन इन इंडिया, तो गंगा प्लेन के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमें दिखाई देती है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब वहाँ पर मकानात पाए जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगकर दूसरा घर रहता है मौजूद। तो इस तरह से इसे हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। कम्युनिटीज आर क्लोजली नीट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। तो जैसे रिवर वैलीज और फर्टाइल अगर एरिया में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है तो उनका ऑक्यूपेशन भी सिमिलर टाइप का रहता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रहती है। और अगर बिगर सिटी है, लार्ज सिटी फॉर एग्जांपल मुंबई वगैरह, तो वहाँ पे जो उनका ऑक्यूपेशन रहता वो प्राइमरी एक्टिविटी कम रहता, उसके खिलाफ जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है, जो लार्जर सिटी रहती है वहाँ पर कॉम्पैक्ट टाइप की सेटलमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देती है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पैक्ट और क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। द हाउसेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही नजदीक नजदीक यहाँ पर जितने भी घर है वो मौजूद है यहाँ पर, तो इसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। नंबर 2 सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट, ऑल्सो नोन एज पार्शियली एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट। such settlements are characterized by a small but compact nucleus around which hamlets are dispersed. सो ये जो सेटलमेंट है ये सेमी क्लस्टर और से सेमी कॉम्पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की तरह रहती है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ हाउसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। जो कॉम्पैक्ट सेटल में अगर हम हाउसेस देखें उसका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बड़े एरिया में ये फैले रहते हैं और एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं। तो जो सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी क्लस्टर सेटलमेंट है ये इसमें भी हाउसेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट द नंबर ऑफ हाउसेस इज लेस एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। उसके मुकाबले में ये कम एरिया में ये मौजूद रहती है, लेकिन जो डिस्टेंस रहता है उसके बीच का वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए इसे सेमी क्लस्टर और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट और सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। तो इस तरह से अगर विलेज में देखें तो विलेज के अंदर भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ हाउसेस है वो वहाँ पर कम रहते हैं कंपेयर टू सिटी। In case the houses are situated along road or stream, the settlement look like a linear cluster. अगर ये जो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट है, अगर वहाँ से कोई रोड या फिर रिवर जाती हो
इस जगह पे तो जो हाउसेस रहते हैं बिल्कुल एक लाइन में यहाँ पर एक दूसरे के पास में मौजूद रहते हैं अलोंग द रोड और रिवर। तो ये भी इसका जो शेप बनता है फिर वो बन जाता है बिल्कुल एक लीनियर टाइप, एक लाइन की तरह ये सेटलमेंट पूरी दिखाई देती है। एक लाइन के अंदर ये सारे हाउसेस जो रहते हैं अलोंग द रोड और अलोंग द रिवर जो रहते हैं वो लोकेटेड होते हैं, उनका शेप फिर एक लाइन की तरह दिखाई देता है। तो इसमें शेप मैटर नहीं करता है, इसमें जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है। वो किसी भी शेप में हो सकती है ह्यूमन सेटलमेंट, चाहे वो सर्कुलर शेप हो, एक रिंग की तरह हो या फिर लाइन की तरह हो। उसमें मेन जो फैक्टर है वो उनके बीच का डिस्टेंस, उनकी स्पेसिंग। So this is also the example of the semi-cluster or fragmented settlement or semi-compact settlement. Houses are very close to each other, but the area is very less. The number of houses are also very less presented here. Third type, that is dispersed settlement. In these settlements, houses are spaced far apart and often interspersed with fields. तो इसमें जो हाउसेस रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। एक हाउस यहाँ है तो दूसरा उसके बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। जितने भी यहाँ पर हाउसेस है सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसमें इसे डिस्पर्स सेटलमेंट कहा जाता है। बिखरी हुई बस्ती ये रहती है, एक जगह पर मौजूद नहीं रहते घर, बल्कि बिखरे हुए रहते पूरे एरिया के अंदर, और उनके बीच में या तो एग्रीकल्चरल लैंड रहता है या फिर ओपन स्पेस रहता है। तो इस तरह की सेटलमेंट पाई जाती है, डिस्पर्स सेटलमेंट इसे कहा जाता है। ए कल्चरल फीचर सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और ए मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। तो इस सेटलमेंट के अंदर जो मार्केट प्लेस रहता है या फिर कोई वर्शिप प्लेस हो, वो सारे सेटलमेंट के जितने भी लोग हैं उन्हें एक साथ अपने साथ बांधे रखता है। फॉर एग्जांपल मार्केट एरिया उनका कॉमन मार्केट रहता है, तो सारे लोग जो है वहाँ पे शॉपिंग के लिए एक जगह ही जाते हैं, तो कॉमन फीचर हो गया उनका वहाँ का। उसके अलावा चाहे वो मॉस्क हो, टेम्पल हो या फिर चर्च हो, अगर किसी एरिया में पाया जाता है तो वो सारे लोग जो है वहाँ पर कॉमनली जाते हैं, तो एक कॉमन फीचर उनके दरमियान मौजूद रहता है। So this is also the type of dispersed settlement. This image, the houses are very far from each other. बहुत दूर दूर है एक दूसरे से घर, जितने भी यहाँ पर मौजूद है डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है। तो उन्हें क्या कंबाइन करता है, या तो एक मार्केट प्लेस कंबाइन करेगा, सेम सारे लोग जो है एक सेम मार्केट में जाकर जो भी परचेसिंग है वो करते हैं, या सेम उनका रिलीजियस प्लेस रहता है वहाँ पर वो जाकर जो भी अपने रिलीजियस एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते, ये उनमें कॉमन फीचर्स पाया जाता है। नंबर 4, आइसोलेटेड सेटलमेंट। सो आइसोलेटेड सेटलमेंट मीन्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फार्म और हाउस। तो इसके अंदर सिर्फ एक घर रहता है या एक फार्म रहता है। अगर हम इमेज में देखें तो पूरे एरिया के अंदर सिर्फ हमें एक ही यहाँ पर एक सिंगल हाउस दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ एक ही घर रहता है बहुत दूर के इलाके में, जिसे हम अलग थलग बस्ती कहते हैं। दूर दूर तक कई किलोमीटर तक, 10-15 किलोमीटर तक और कोई दूसरा यहाँ पर मकान या हाउस मौजूद नहीं रहता है। तो बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर ये पाया जाता है, बहुत दूर रहता है, दूर दराज के इलाके में ये मौजूद रहता है, दूसरे घरों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है। 15-20 किलोमीटर तक दूर दूर तक दूसरी वहाँ पर कोई घर या आबादी नहीं रहती है। यूजुअली फाउंड इन फार्मिंग और हंटिंग रूरल कम्युनिटीज। जो रूरल एरियाज रहते हैं तो वहाँ के जो फार्म हाउस रहते हैं या फिर जो हंटिंग रूरल कम्युनिटी रहती है जो शिकार करती है, तो उनके फार्म हाउस वगैरह बहुत ही दूर दराज इलाके में फॉरेस्ट कवर एरिया में रहते हैं नॉर्मली, या फिर माउंटेनियस एरिया में इस तरह से उनके हाउसेस मौजूद रहते हैं। वहाँ पर वो जाकर शिकार के लिए जाते हैं या फिर उनका कोई फार्म रहता है, एग्रीकल्चरल लैंड रहता है वहाँ पर, इसलिए वो जाते हैं। तो इस तरह की सेटलमेंट को आइसोलेटेड सेटलमेंट कहा जाता है, बहुत दूर रहती है दूसरे किसी घर से। तो अगर हम कंबाइनली देखें यहाँ पर जितने भी सेटलमेंट के टाइप है वो यहाँ पर दिए गए। सबसे पहली है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। तो हाउसेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत
नजदीक रहते हैं हाउसेस और बहुत बड़े एरिया में रहता है, बड़ा एरिया ये कवर करता है। बड़े बड़े शहर जो रहते हैं नॉर्मली ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में आते हैं, या बहुत इंडिया के अगर हम विलेजेस भी देखें तो ये विलेजेस भी बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री के सिटी है उनसे ज़्यादा एरिया में बड़े होते हैं। तो कोई कोई विलेज की जो सेटलमेंट है वो भी कॉम्पैक्ट टाइप की हो सकती है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो सकती है। तो ये सेटलमेंट का एक टाइप है न्यूक्लिएटेड। उसके बाद जो सेकंड है वो है सेमी क्लस्टर्ड और सेमी न्यूक्लिएटेड, सेमी कॉम्पैक्ट। तो इसमें भी हाउसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट द नंबर ऑफ हाउसेस इज लेस देन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो इसमें भी जो डिस्टेंस है घर के बीच का वो बहुत ही कम रहता है, एक दूसरे से बहुत नज़दीक रहते घर, लेकिन जो घरों की तादाद है वो कम रहती है, इसलिए इसे सेमी क्लस्टर या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है। तो इसका शेप भी जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो अगर यहाँ पर देखें हम एक रोड के अलोंग यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए लाइन से यहाँ पर जितने भी घर है वो बीच में से रोड है, यहाँ पर सड़क है और दोनों तरफ रोड के यहाँ पर सेटलमेंट मौजूद है। तो इसके शेप की वजह से इसे लीनियर भी कहा जाता है। उसके बाद है थर्ड सेटलमेंट, वो है डिस्पर्स सेटलमेंट। तो डिस्पर्स सेटलमेंट में जो भी घर रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर मौजूद रहते हैं। इट इज़ फार फ्रॉम वन हाउस। तो जो डिस्टेंस रहता है वो एक दूसरे से बहुत दूर रहता है, मोर देन 1 किलोमीटर इनमें डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद रहता है जितने भी हाउसेस यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बिखरी हुई सेटलमेंट रहती है, बिखरी हुई बस्ती इसे कहा जाता है। तो इसे जो कॉमन चीज़ जोड़ के रखती है वो होता है रिलीजियस प्लेस। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल इसे हम टेम्पल कंसीडर कर ले, तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सब एक जगह पर आते हैं, या फिर किसी कॉमन मार्केट में उनका यहाँ पर गांव का एक मार्केट रहता है। तो इस तरह से वो बस्ती के लोग उस एरिया में जाकर जो भी उनकी नीड्स की चीज़ें रहती है वो वहाँ से उनकी परचेसिंग करते हैं। तो डिस्पर्स सेटलमेंट मीन्स स्पार्सली सेटलमेंट, बहुत उनमें फासला रहता है, जैसे हाउसेज आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर ये सेटलमेंट के घर मौजूद रहते हैं। एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड सेटलमेंट। आइसोलेटेड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, सिर्फ एक सिंगल हाउस रहता है और दूर दूर तक कई किलोमीटर तक 15-20 किलोमीटर तक और कोई दूसरा घर मौजूद नहीं रहता है यहाँ पर। अगर दूसरी सेटलमेंट देखिए बहुत दूर फासले पर है, यहाँ की भी और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से भी बहुत दूर फासले पर है। तो ये बिल्कुल एक अलग थलग रहती है, बहुत ही रिमोट एरिया में रहती है जहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो ये आइसोलेटेड सेटलमेंट इसे कहा जाता है। तो 4 टाइप है सेटलमेंट के, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड और सेमी कॉम्पैक्ट, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट। Then next point, patterns of settlement. So pattern of settlements, patterns refers to a regular form or order in which a series of things occurs. तो पैटर्न का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो है एक रेगुलर फॉर्म में होती है या एक रेगुलर ऑर्डर में होती है। वो कोई भी चीज़ों को एक रेगुलर ऑर्डर में रखा जाता है या एक रेगुलर फॉर्म में सीक्वेंस वाइज वो मौजूद रहते हैं वहाँ पर, तो इस तरह से उसे पैटर्न कहा जाता है। व्हेन वी से सेटलमेंट पैटर्न, द टर्म इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू द स्पेशल अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स विद इन एन एरिया। तो जो भी पैटर्न हम जिसे कहते हैं, तो ये जो हाउसेस है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, यानी कि किस तरह से उनका डिस्टेंस है या किस तरह से शेप है हाउसेस का एरिया के अंदर, वो किस तरह से पैटर्न बनाते हैं, किस तरह से अरेंज है एक दूसरे के साथ, या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हाउसेस, उसे हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न एंड टाइप दोनों भी अलग अलग चीज़ें, तो किस तरह से अलग है लेट्स सी। सो यहाँ पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिए गए सेटलमेंट के और उसके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटलमेंट लिखे गए, लेकिन ये मिसमैच है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर दिए हुए, ये यहाँ पर लीनियर पैटर्न जो लिखा गया है, लेकिन उसकी इमेज जो है सामने वो लीनियर पैटर्न की नहीं है। इसे हमने अरेंज करना है, उनके किससे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स
ए से लेकर तो एफ तक किससे ये मैच हो रहे हैं, इमेज को देखकर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को अरेंज करना है, उनकी सही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगाना है इमेज के साथ। तो हम इन सैटेलाइट इमेज को देखकर और उनके जो सही कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अल्फाबेट जो है इस बॉक्स में लिखने हैं। तो हम एक एक करके इसे देखेंगे। सबसे पहले जो इमेज है ये इमेज है, तो ये जो इमेज है तो ये पैटर्न जो है ये पैटर्न लेस है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पर एक पैटर्न में सेटलमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पर जगह है मौजूद वहां पर यहाँ पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए, उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है सेटलमेंट का। जहाँ पर जगह है वहां पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए गए। तो उसका डेफिनेशन अगर देखें हम, कैरेक्टरिस्टिक विद द डेवलपमेंट of the settlement the size of the population also increases. Increasing population leads to haphazard development of the settlement. So जो यहाँ पर लोग रहते हैं उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो एरिया में हाउसेस रहते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं और बिल्कुल ये सिस्टमेटिक वे में नहीं होते। जहाँ पर उन्हें जगह मिलती है रहने के लिए लोग वहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और वहां पर रहते। तो एक तरह से कोई यहाँ पर सिस्टमेटिक प्लान यूज नहीं किया जाता है हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सिर्फ जहां पर जगह उन्हें मिलती है वहां पर वो अपने हाउस जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और कोई शेप उनका पर्टिकुलर नहीं बनता है सेटलमेंट का, इसलिए इसे पैटर्न लेस सेटलमेंट्स कहा जाता है। हाउसेस आर बिल्ट एज पर कन्वीनियंस एंड स्पेस अवेलेबल। तो जहाँ पर उन्हें स्पेस अवेलेबल मिल जाती है और जहाँ पर उन्हें कन्वीनियंस होता है उस एरिया में वो अपने हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है पैटर्न लेस सेटलमेंट। कोई भी यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी पैटर्न लेस सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। बहुत ही जो हाउसेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए बिल्कुल अनसिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए, जहां पर उन्हें जगह है स्पेस मिला फ्री वहां पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए गए। सेकंड तो ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो ये एफ जो है यहाँ पर उसका सीक्वेंस हमने यहाँ पर अरेंज किया है। एफ रेक्टेंगुलर पैटर्न है। यहाँ पर अगर हम देखें इमेज में तो बिल्कुल एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर यहाँ पर लाइन जो है इस तरह से सेटलमेंट की यहाँ पर तैयार होती है। तो यहाँ पर भी अगर देखें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमें बहुत सारे रेक्टेंगुलर पूरे इमेज में दिखाई दे रहे हैं और बीच में ये हाउसेस यहाँ पर मौजूद है ह्यूमन सेटलमेंट के। तो इसे कहा जाता है, इसका शेप रेक्टेंगुलर की तरह है तो इस सेटलमेंट को कहा जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो इसमें पैटर्न के अंदर हम जो सेटलमेंट का जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस पैटर्न की ये सेटलमेंट है। तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न सेटलमेंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर पूरे सेटलमेंट की। सच लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के बिल्कुल ये लाइन्स जो है पैरेलल है। जितने भी हम देखें यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइन्स के सेटलमेंट, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन्स है यहाँ पर और रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर डेवलप होता है सेटलमेंट से। सच लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। These days planned cities में टेक सच ए शेप। तो जो प्लान सिटीज रहती है जो पहले से प्लान की जाती है किस तरह से हमें सिटी को डेवलप करना है, तो ऐसी सिटी जो है उसे प्लान सिटी कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो प्लान सिटी है वो है चंडीगढ़ हो गई। तो चंडीगढ़ इंडिया की एक प्लान सिटी में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो पहले से ही प्लॉट बनाए जाते हैं कहाँ पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट होंगे प्लान सिटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग फिर हाउसेस जो है वहां पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो जितने भी प्लान सिटी है उनका शेप ज्यादातर जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न की तरह दिखाई देता है। अगर हम सेकंड इमेज भी देखें तो इसमें भी बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट लाइन की वजह से। यहाँ पर बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप सेटलमेंट हमें दिखाई देती है। रेक्टेंगुलर शेप में हाउसेस यहाँ पर मौजूद रहते हैं ग्रुप में। तो इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट या रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इसे कहा जाता है। नंबर थर्ड दैट इज द लीनियर पैटर्न। जो बी है इमेज का तो वो है लीनियर पैटर्न।
सेटलमेंट्स ऑकर अलोंग ए रोड, रेलवे, कैनल और रिवर। जो सेटलमेंट जो है वो कहाँ पर डेवलप होती है, या तो वो रोड के अलोंग द रोड होंगी, या रिवर होंगी, या रेलवे होंगी। तो इमेज में अगर देखें यह रोड मौजूद है यहाँ पर, और रोड के आइदर साइड दोनों भी तरफ जो है वो हाउसेस यहाँ पर मौजूद है, दोनों तरफ घर या मकानात लोगों के मौजूद है। तो ये जो लाइन से बिल्कुल एक लाइन की तरह ये सेटलमेंट दिखाई दे रही है इस तरह से, तो इसे कहा जाता है लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। बिल्कुल एक लाइन की तरह हमें ये सेटलमेंट जो है वो दिखाई देती है, या तो ये रोड के किनारे होती है, या फिर किसी रिवर के किनारे होती है, या फिर कैनल या रेलवे लाइन के अलोंग ये सेटलमेंट मौजूद होती है। दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन और टेक द शेप ऑफ द रोड और द लाइन। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की रहती है, या फिर जैसे रोड का शेप होगा, अगर उसमें टर्न मौजूद हो रोड के अंदर इस तरह से, तो इस तरह से वो सेटलमेंट जो इस तरह से यहाँ पर फिर डेवलप होती है। तो जिस तरह से उसका शेप बदलेगा रोड का, या रिवर जिस तरह से फ्लो होती है उस तरह से इसका शेप जो है वो सेटलमेंट का पाया जाता है। तो इसे लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। बिल्कुल एक लाइन की तरह ये सेटलमेंट मौजूद रहती है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये देखिए हम सेटलमेंट, तो ये रोड है और ये सेटलमेंट बिल्कुल यहाँ पर लाइन की तरह यहाँ पर सेटलमेंट मौजूद है, दोनों भी साइड रोड के, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये सेटलमेंट को हम लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी सेटलमेंट है और यहाँ पर भी सेटलमेंट है रोड के दोनों साइड। तो ये लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। रोड या नदी या रेलवे लाइन के किनारे ये मौजूद होता है सेटलमेंट का पैटर्न। उसके बाद है नंबर सी जो है वो है ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न जो है फाउंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स और रोड। तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न नॉर्मली कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है जहां पर दो सड़क आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से मिलती है, या फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, जहाँ पे दो अलग अलग नदियां एक दूसरे से आकर मिलती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कहा जाता है। तो उस एरिया के अंदर ये ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट दिखाई देता है। ट्रायंगल में सेटलमेंट दिखाई देती है। यहाँ पर पूरा ये वाटर बॉडी है और इस एरिया में बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ये सेटलमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो ये ट्रायंगुलर सेटलमेंट। द सेटलमेंट कैन ग्रो इन ऑल थ्री साइड्स ड्यू टू फिजिकल और सोशल रीजंस। तो ये तीनों डायरेक्शन में जो रहती है ट्रायंगुलर सेटलमेंट वो डेवलप होती है, ग्रो होती है, तीनों डायरेक्शन में भी फिजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स की वजह से। तो ये फिर से अगर हम देखें एग्जांपल उसका, तो ये रोड है, दो अलग अलग रोड है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक सेटलमेंट है, स्मॉल सेटलमेंट, और यहाँ पर भी ये सेटलमेंट मौजूद है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होता है सेटलमेंट का। अगर यहाँ पर भी देखें हम, ये रिवर कैनल है, रिवर हो या कैनल है, तो ये यहाँ पर एक फ्लो है, वाटर फ्लो, और सेकंड यहाँ पर है। तो इस तरह से ये भी दोनों वाटर फ्लो एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर एक सेटलमेंट ये डेवलप हुई है। तो इस तरह से इसे ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर कहा जाता है। अलोंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रोड्स, जहाँ पर दो सड़कें एक दूसरे से मिलती है, वहां पर इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट डेवलप होती है। देन डी सर्कुलर पैटर्न। सेटलमेंट टेक ए शेप अराउंड ए लेक। तो ये सेटलमेंट कहाँ पर डेवलप होती है, लेक के अराउंड में। तो जहाँ पर लेक पाई जाती है, वाटर सोर्स मौजूद रहता है, तो लोग उसके आसपास रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो उस एरिया में फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से सेटलमेंट जो है उसके आसपास डेवलप होना शुरू होती है इस तरह से, और चारों तरफ ये सेटलमेंट फिर बढ़ते जाती है और एक पूरा एक सर्कुलर पैटर्न ये तैयार हो जाता है, ये बढ़ते जाता है इस तरह से सेटलमेंट चारों तरफ से। वहां पर नए नए हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते जाते हैं और सेटलमेंट जो है पूरा एक सर्कुलर पैटर्न में रेडी हो जाती है लेक के चारों तरफ से। हाउसेस आर क्लोजली स्पेस बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो हाउसेस है बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रहते, एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं, और पानी मेन सोर्स रहता है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो पानी के सोर्स की वजह से वो एक दूसरे से
करीब में रहेंगे रहते। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर पैटर्न of settlement. This is also example of circular pattern of settlement. It is here it is a source of water present and the settlement grow all four sides of the source of water like lake or pond. E. Radial pattern. Settlements grow around a central object or center. तो इसके अंदर जो सेटलमेंट ग्रो होती है एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है या एक सेंटर रहता है। तो ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट जो रहता है उस एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या एक गवर्नमेंट का मेन ऑफिस होता है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस रहता है जिसके सराउंड में जो है सेटलमेंट ग्रो होती है, शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पर एक मेन ऑब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ जो है फिर सेटलमेंट जो है वो ग्रो होते जाती है चारों डायरेक्शन में। इसे रेडियल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। दिस सेंट्रल पॉइंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट अराउंड इट। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है उस एरिया के अंदर, उसके सराउंड में सेटलमेंट जो है पूरे एरिया के अंदर की वो डेवलप होती जाती है चारों डायरेक्शन में। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड पैटर्न। सो ये टेक्स्ट बुक में ऑलवेज रिमेंबर करके एक्टिविटीज टाइप दिया गया है। टाइप रिफर्स टू ए कैटेगरी ऑफ थिंग्स हैविंग सम कॉमन फीचर्स वेयर, सो जो इसमें कॉमन चीज़ें पाई जाती है उसे हम टाइप कहते हैं। जिनमें कोई चीज़ है अगर उसमें कॉमन चीज़ें मौजूद हो, कॉमन फीचर्स मौजूद हो तो हम उसे टाइप कहते हैं। तो हमने जो कॉमन फीचर लिया था सेटलमेंट की टाइप में वो लिया था डिस्टेंस, जो स्पेसिंग बिटवीन द हाउसेस है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है सेटलमेंट की टाइप जो है उसे क्लासिफाई किया है। वेयर एज पैटर्न्स रिफर्स टू ए रेगुलर फॉर्म और ऑर्डर इन विच सीरीज ऑफ थिंग ऑकर्स। तो जो पैटर्न जो है वो एक रेगुलर फॉर्म होता है या रेगुलर ऑर्डर रहता है जिसमें चीज़ें मौजूद होती है। तो उसने पैटर्न जो है सेटलमेंट पैटर्न उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं सेटलमेंट के उसके अकॉर्डिंग हमने सेटलमेंट पैटर्न जो है उसे डिसाइड किया है। रेक्टेंगुलर पैटर्न, देन रेडियल, सर्कुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, ये हमने सब उनके ज्योमेट्रिकल जो फीचर्स है, ज्योमेट्रिकल शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने सेटलमेंट का पैटर्न जो है वो डिसाइड किया है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस रहता है। इसमें हम टाइप में जो डिस्टेंस रहता है हाउसेस के बीच का उसे हम कंसिडर करते हैं, और सेटलमेंट पैटर्न के अंदर जो उनका शेप रहता है ज्योमेट्रिकल शेप सेटलमेंट का उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो सेटलमेंट को पैटर्न कहते हैं। किस पैटर्न की वो सेटलमेंट है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए टाइप ऑफ सेटलमेंट। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो क्या है, सेटलमेंट की टाइप है। वाइल लीनियर सेटलमेंट इज ए पैटर्न, और लीनियर सेटलमेंट क्या है, वो सेटलमेंट का पैटर्न है। इट कैन बी कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स। तो जो लीनियर सेटलमेंट है तो वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और डिस्पर्स भी हो सकती है, यानी कि जो पैटर्न है उसका वो तो क्या है लीनियर सेटलमेंट का पैटर्न है, लेकिन उसकी जो टाइप होंगी वो या तो कॉम्पैक्ट हो सकती है या डिस्पर्स हो सकती है। अगर हम इमेज में देखें यहाँ पर ये टाइप्स हो गए सेटलमेंट के, डिस्पर्स, न्यूक्लिएटेड, सेमी कॉम्पैक्ट, आइसोलेटेड। तो इसमें क्या है हमने देखे स्पेस बिटवीन द हाउसेस, डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स जो है उसे उसकी टाइप्स जो है वो कैटेगराइज किया है। और जो पैटर्न है इसमें शेप रहता है। लीनियर पैटर्न उसकी लाइन की तरह है, उसके बाद क्रॉस शेप पैटर्न, स्टार लाइक शेप पैटर्न, बिल्कुल स्टार की तरह शेप है, देन सर्कुलर पैटर्न, टी शेप पैटर्न। तो जो हमने लीनियर पैटर्न देखे अभी पिछले थ्योरी में, तो लीनियर पैटर्न जो है इसे हम लीनियर पैटर्न कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम हाउसेस देखें एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है ये, तो ये लीनियर पैटर्न तो है लेकिन इसकी टाइप क्या हो गई सेटलमेंट की, ये हो गई कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, क्योंकि जो डिस्टेंस है हाउस के दरमियान वो बहुत ही कम है। अगर इसी तरह ये रेलवे लाइन यहाँ पर दिखाई गई है तो इसके अगर सराउंड में अगर सेटलमेंट डेवलप हो
और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता हो सेटलमेंट के दरमियान में, लेकिन वो लाइन की तरह मौजूद हो, तो अब इसे हम कहेंगे लीनियर पैटर्न, बट द टाइप इज कॉल्ड एज डिस्पर्स टाइप बिकॉज द हाउसेज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो टाइप जो है, पैटर्न जो है वो टाइप के अंदर डिस्पर्स भी हो सकता है या फिर न्यूक्लिएटेड टाइप भी हो सकती है। दोनों एक दूसरे से चेंज है। हम इसमें डिफरेंस में क्या करते हैं, इसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं और उसको हमें शेप के अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाई किया जाता है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर of chapter 3 human settlement and land use, and in next lecture I will upload the remaining part of the chapter 3. Thank you.